पिछले भाग में आपने सुना कि रघुवेंद्र जी अपना गला साफ करते हुए सबसे कहते हैं, ठीक है, अब बातें बाद में होगी, पहले सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। तो अब आगे रघुवेंद्र जी की बात सुनकर सभी लोग बिना कुछ कहे शांति से अपना ब्रेकफास्ट करने में लग जाते हैं। लेकिन चित्रांग की नजर सिया पर पड़ती है, जो खाने के लिए अपने उल्टे हाथ को आगे बढ़ाती है। जिसे देख चित्रांग को याद आता है कि उसकी सिस्टर के राइट हैंड में चोट लगी है, इसलिए वो अपने उल्टे हाथ का प्रयोग कर रही हैं। फिर चित्रांग जल्दी से रिएक्ट करते हुए सिया की प्लेट को अपनी ओर खींच लेता है। उसके ऐसा करने से सिया अपनी प्लेट को देखती है, फिर उसे जिसने उसकी प्लेट खींची थी। सिया चित्रांग को देखकर कहती है, चित्र, ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुमने मेरी प्लेट क्यों खींची? वैदिक, जो तिरछी नजरों से सिया को ही देख रहा था, चित्रांग के प्लेट खींचने और सिया की बात सुनकर अब वो भी चित्रांग को घूर कर देखने लगता है, जैसे वो उसे अभी निगल जाएगा। आज उसके प्लेट में उसका ब्रेकफास्ट न होके बल्कि सिया के साइड में बैठा चित्र ही उसका ब्रेकफास्ट हो। वैदिक कुछ इस तरह से चित्रांग को घूर रहा था। वैदिक के सामने बैठे रघुवेंद्र जी अपनी तिरछी नजरों से उसके गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखकर डेविल स्माइल करते हुए अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने कोई मूवी चल रही हो और वो उसे देखते हुए अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हों। वहीं चित्रांग सिया को जवाब देते हुए कहता है, सिस्टर, आपके हाथ में चोट लगी है तो आपको खाने में परेशानी होगी ना, इसलिए मैंने आपकी प्लेट खींच ली, क्योंकि अब आपको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। चित्रांग की बात सुनकर सिया कहती हैं, नहीं चित्र, हम खुद से खा लेंगे, तुम अपना नाश्ता करो। सिया की खुद से खाने वाली बात सुनकर चित्रांग सिया को अपनी स्टील ब्लू आंखें छोटी कर देखते हुए लो वॉइस में कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? जिसके जवाब में सिया जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। सिया को हाँ में अपना सर हाँ में हिलाते हुए देखकर चित्रांग इस बार सिया को घूर कर देखते हुए कहता है, आप खा सकती हैं खुद से, लेकिन मेरा होने वाला भांजा या भांजी खुद से नहीं खा सकते हैं, इसलिए अब आप चुपचाप मेरे हाथ से खाइए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह वो जल्दी से एक निवाला सिया की ओर बढ़ा देता है। चित्रांग का लहजा ऐसा था मानो वो अपनी बात ना कह रहा हो बल्कि सिया को ऑनर दे रहा हो। चित्रांग का लहजा देख सिया थोड़ा सा उससे डर जाती है, जिससे वो उसे घूर कर देखती है। लेकिन वो चित्रांग को भी खुद को घूरते हुए देखकर अपनी आंखें उससे फेर कर बिना कुछ बोले एक अच्छे और आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना मुंह खोल देती है खाने के लिए आने के, जिसे देख चित्रांग खाने के निवाले को उसके मुंह में डालकर उसे अच्छे से खाने का इशारा करता है। चित्रांग के इशारा को समझकर सिया भी खाने लगती है। वैदिक एक बार फिर से सिया को चित्रांग के हाथ से खाते हुए और चित्रांग को सिया के ऊपर हक जताते हुए देखता है तो उसके तन मन में ज्वालामुखी फूटने लगती है। फिर वो उसी तरह उन्हें देखते हुए खुद से कहता है, मैंने कहा तो मुझे मना कर दिया, ऊपर से जो टोट मारा वो अलग। लेकिन इस लड़के के एक बार कहते ही जान ने उसकी बात कितनी आसानी से मान गई। मुझ में तो कांटे लगे हुए हैं ना, अगर मेरे हाथ से खाती तो चुभ नहीं जाता इसे। इतना कह वो गुस्से से अपनी चेयर पर से उठने लगता है, क्योंकि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी आंखों में ये नजारा चुभ रहा था, इसलिए वो अब एक सेकंड भी यहां नहीं रुकना चाहता है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके कानों में रघुवेंद्र जी की सख्त आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक चित्रांग को छोड़ के उन्हें गुस्से से देखने लगता है। क्या तुम मेरे रूल्स भूल गए हो वैदिक? अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूं कि जब तक तुम अपना ब्रेकफास्ट पूरा खत्म नहीं कर देते हैं, अपनी चेयर से नहीं उठ सकते हैं। रघुवेंद्र जी, जो अपना ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ वैदिक को भी अपनी तिरछी नजरों से देख रहे थे। वैदिक के हर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर उन्हें हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो खुद को हंसने से बखूबी ही रोक लेते। पर जब वो वैदिक को उसकी जगह से उठते हुए देखते हैं तो रघुवेंद्र जी खुद को बोलने से रोक नहीं पाते हैं। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर एक बार फिर सबके खाते हुए हाथ रुक जाते और सबकी नजरें वैदिक के ऊपर ठहर जाती हैं। लेकिन एक सार्थक ही ऐसा था जो वैदिक को न देखकर सिया और चित्रांग को देख रहा था,
जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो दोनों अभी भी अपने में लगे हुए थे। चित्रांग खिला रहा था और सिया खा रही थी। उन्हें देखकर सार्थक एक नजर गुस्से से लाल हुए वैदिक के फेस को देखता है, जिसे देख वो खुद से कहता है, अब तुम्हें जलन हो रही है। जब सिया को तुम्हारी जरूरत थी तो तुम उसे कचड़ा समझते थे और किसी कचड़े की तरह उसे साइड कर देते थे। अब अगर कोई उसके साथ प्यार से पेश आ रहा है और वो तुम्हें भाव नहीं दे रही है तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, बल्कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है। तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए तुम्हारे साथ। वैदिक खुराना, तुम इसी के लायक हो। इतना कह के सार्थक फिर से अपना नाश्ता करने लगता है। वैदिक, जो ऑलमोस्ट अपनी चेयर से उठ चुका था, रघुवेंद्र जी की बात सुनकर वो फिर से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद सिया और चित्रांग को देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, मैंने आपके रूल्स नहीं तोड़े। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, मेरा पेट भी भर गया है, इसलिए मैं जा रहा था। रघुवेंद्र जी वैदिक की बात सुनकर डेविल स्माइल करते हुए वैदिक से सवाल करते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हारी प्लेट खाली क्यों नहीं हुई है? उसे देखकर तो लग रहा है जैसे तुमने उसे छुआ तक नहीं है। फिर तुम्हारा पेट कैसे भर गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना वैदिक, आजकल तुम्हारा पेट सिर्फ खाने को देखकर ही भर जा रहा है? रघुवेंद्र जी की बात सुनकर वैदिक अपने प्लेट को घूरता है, जो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। लेकिन वो इस बार कुछ भी नहीं कहता है और न चाहते हुए भी बेमन से खाने लगता है, जिसे देखकर रघुवेंद्र जी के होठों की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वैदिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खा कम रहा हो, खाने को चबा ज्यादा रहा हो, जैसे वो खाना न होकर चित्रांग के हाथ हो, जिन्हें बहुत अच्छे से काट के सिर्फ उसके खाने के लिए बनाया गया हो। वैदिक खा तो खाना रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पर था, जैसे सिया को आंखों से ही कह रहा हो, जान, ये तुमने सही नहीं किया, इसके लिए तुम्हें जरूर पे करना पड़ेगा। रघुवेंद्र जी वैदिक को बेमन से खाते हुए देखकर अपने मन में खुद से कहते हैं, मैं भी तुम्हारा बाप हूं और तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो उसके भी कुछ कारण थे, इसलिए तुमने सिया के साथ कुछ भी कर लिया, उसे उल्टा सीधा कह भी लिया। लेकिन अब मैं कुछ भी कर सकता हूं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब सिर्फ तुम देखोगे, लेकिन चाहकर भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। कुछ देर बाद सब अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुके थे। उसके बाद सभी लोग हाल में बैठे हुए थे। सिर्फ सिया, चित्रांग, जॉनी और पीटर को छोड़कर वो लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो लोग खड़े थे। चित्रांग सिया का हाथ थामे खड़ा था और बस एक तक उसके हाथ को ही देखे जा रहा था, जैसे उसे यहां मौजूद लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। और ठीक उसके पीछे ही जॉनी और पीटर भी खड़े थे, क्योंकि उनके बास और बिग सिस्टर खड़े थे, तो वो कैसे बैठ सकते थे, इसलिए वो दोनों भी बिना भाव के चित्रांग के पीछे खड़े थे। सभी लोग इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्हें सार्थक ने बैठने के लिए कहा था। उसे सभी लोगों से कोई खास बात करनी थी। एक और रीजन भी था कि आज संडे का दिन था और सब लोग आज के दिन घर पर ही रहते थे, केवल वैदिक और पार्थ को छोड़ के। लेकिन आज सार्थक का आर्डर था कि कोई कहीं भी नहीं जाएगा, इसलिए सबको ही रुकना पड़ता है। सार्थक सबके पास आता है और खाली सोफे पर दिशा को बैठा देता है, फिर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। सार्थक के बैठते ही सभी लोग उसे देखने लगते हैं, जिसे सार्थक भी बखूबी महसूस कर पा रहा था। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर सार्थक सुमन जी और रघुवेंद्र जी की ओर देखते हुए उनसे कहता है, मॉम, डैड, मुझे आप सबसे कुछ कहना था। जिसे सुन रघुवेंद्र जी सार्थक को बोलने का इशारा करते हैं, जिसे समझकर सार्थक उनसे कहता है, डैड, वो दिशा प्रेगनेंसी फोटो शूट करवाना चाहती है और उन फोटोज को मेमोरीज के तौर पर हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है दिशा ने, सुमन जी बीच में बोलती है, जिसे सुनकर सार्थक अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहता है, हाँ मॉम, मुझे भी उसका आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने दिशा से हाँ कह दिया था। लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि एक बार आप लोग भी इसके लिए परमिशन दे दें। सार्थक की बात सुनकर सुमन जी कहती हैं, परमिशन की क्या बात है बच्चे, इसमें तुम्हारे डैड और मेरी तरफ से भी हाँ है, और मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी मिली। दिशा की बात सुनकर तुमने उसे मना नहीं किया। फिर वैदिक की ओर देख
उसे तंज कसने वाले लहजे में आगे कहती हैं, नहीं तो ऐसे और भी लोग हैं जो आज के टाइम पर भी खुद के बीबी और बच्चे को हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जाना चाहते हैं। सुमन जी की बात सुनकर सबकी नजरें वैदिक पर चली जाती हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता है। पर वैदिक अपने हाथों की मुट्ठी कस के भींच लेता है सुमन जी की बात सुनकर। तभी उसके साथ साथ सबके कानों में एक और आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक के साथ सभी लोग बिना भाव के उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। ऐसे लोगों को बुजदिल कहा जाता है, जो अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे का ख्याल न रख पाए, या फिर वो एक नामर्द ही हो सकता है जो ऐसा करता है। अगर मर्द होता तो उसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती ये सब करने के लिए, वो खुद सी करता। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि चित्रांग की थी, जो बिना किसी की ओर देखे सिया के हाथों को अपने हाथ में लिए उलट पलट कर देखते हुए कहता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं है, और खुद के ऊपर सबकी नजरों को महसूस करते हुए भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही बाकी सब लोग केवल रघुवेंद्र जी को छोड़कर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें भरोसा ही न हो कि चित्रांग इतनी बड़ी बात कह देगा, या फिर वो सीधे सीधे ये कहना चाहता था कि वैदिक एक न मर्द है। सबके मन में बस अब एक ही बात चल रही थी कि अब चित्रांग को कौन बचाएगा। वैदिक के गुस्से से आज तो वैदिक चित्रांग की जान लेके ही मानेगा, क्योंकि चित्रांग ने वो किया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। सिया अपने मन में कहती है, चित्र तुमने ये क्या कर दिया? अब तुम्हें वैदिक जी से कोई भी नहीं बचा सकता है। जब वो हमें बिना गलती के इतना टॉर्चर कर सकते हैं, फिर तो तुमने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। वैसे भी तुम जब से आए हो तब से कोई न कोई गलती करते ही जा रहे हो। कल उनसे आते ही भीड़ गए थे, फिर रात को बिना उनकी परमिशन के उनके रूम में चले आए थे। इससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो आज तुमने ऐसी बात कहकर रही सही कसर पूरी कर दी। इतना कह वो अपनी डरी सहमी हुई तिरछी नजरों से वैदिक के फेस को देखती है, जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, और न ही उसे देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। सिया की तरह ही सभी लोग कुछ न अपने मन सोचे जा रहे थे। सभी लोग अपने ख्यालों में ही खोए हुए थे कि तभी उनके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वहीं दिशा का मुंह शॉक्ड से खुल जाता है, जैसे उन्हें वैदिक से ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। वैदिक कहता है, वैसे मैं मर्द हूं या नहीं इसे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब तुमने ऐसा कह ही दिया है तो तुम ये बात अपनी सिस्टर से पूछो ना, वो तुम्हें इसका जवाब अच्छे से दे देगी। आखिरकार उसे मैंने एक ही बार में प्रेग्नेंट जो कर दिया, वो भी एक नहीं दो दो बच्चों के साथ। अब तुम इसी से पता लगा सकते हो कि मैं क्या हूं क्या नहीं। मेरे इतना कहने के बावजूद भी अगर तुम्हारे शक की कोई गुंजाइश बची हो तो तुम इसी वक्त अपनी सिस्टर से पूछ सकते हो। शायद उसे अच्छे से आज भी याद होगा मैं मर्द हूं या नहीं। आखिर प्रैक्टिकली तो मैंने उसी के साथ किया है, तो मेरे बारे में शायद ही किसी को पता हो कि मैं क्या हूं, लेकिन उसे बखूबी पता है मेरी और मेरी मर्दानगी के बारे में। इतना कह वो चित्रांग को एक आंख मार देता है, जो उसकी बात सुनकर उसको अपनी जानलेवा नजरों से घूरे जा रहा था, जैसे वो वैदिक कच्चा ही खा जाएगा। वैदिक की बात सुनकर सिया का दिल तेजी से आवाज करने लगता है। उसे तो जैसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वैदिक का ऐसा भी रूप है। वो बिना किसी शर्म के सबके सामने इस तरह से इतना कुछ कह देगा, वो भी सिर्फ खुद को मर्द साबित करने के लिए। इस वक्त सिया का मन कर रहा था कि वो अभी के अभी बस किसी तरह से यहां से गायब हो जाए और कुछ दिनों तक किसी को नजर ही नहीं आए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता था। सार्थक दिशा का खुला हुआ मुंह बंद करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो, लो नहीं तो मक्खी चली जाएगी। सार्थक की बात सुनकर दिशा सार्थक के बाजू को पकड़ते हुए जल्दी से कहती है, सार्थक जी आप जल्दी से मुझे पिंच कीजिए तो। उसकी बात सुनकर सार्थक दिशा को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो वो क्यों भला, जिसे दिशा भी समझ जाती है। फिर वो वैदिक के फेस को देखते हुए सार्थक को समझाते हुए कहती है, अरे आप समझ नहीं रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। वैदिक ने अभी ये सब कुछ खुद ही बोला। मुझे तो लगा था आज वो चित्रांग को जान से मार देगा। मैं जहां तक उसे जानती हूं उसे पसंद नहीं है,
कोई उसे जवाब दे। फिर यहाँ तो चित्रांग ने सीधा सीधा उसके मर्दानगी पर सवाल उठाया है, लेकिन वैदिक इस तरह से जवाब देगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हर वक्त पत्थर की तरह कठोर रहने वाला वैदिक इतना बेशर्म भी होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सार्थक जी, आप उसे देखिए, वो अभी भी कैसे किसी शैतान की तरह मुस्कुराए जा रहा है। क्या उसे शर्म नहीं आनी चाहिए अपनी बातों पर? वो ऐसे कैसे मॉम डैड के सामने बोल सकता है? सार्थक जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वैदिक ऐसा भी कुछ कहेगा, और वो भी इतने लोगों के सामने। फिर सिया की ओर देखकर आगे कहती है, बेचारी सिया को देखो कैसे वो अपनी गर्दन झुकाए खड़ी हुई है वैदिक की वजह से। दिशा कह ही रही थी कि तभी उसे अपने बाजू में दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। फिर वो घूरकर सार्थक को देखती है, जिसने अभी उसके बाजू पर बहुत ही कस के पिंच किया था। आपने इतना कस के क्यों पिंच किया? आराम से भी तो कर सकते थे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें पिंच करूं, सार्थक कहता है। हाँ, कहा तो था सार्थक जी, लेकिन इतना तेज थोड़ी ना कहा था। कहते हुए दिशा अपनी बाजू को सहलाने लगती है। मुझे लगा तेज करूंगा तो तुम्हें जल्दी से यकीन होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, सार्थक कहता है। उसकी बात सुनकर दिशा मुंह बना लेती है। वहीं पार्थ, जो चित्रांग की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया था, और वो जैसे ही चित्रांग को मारने के लिए अपनी जगह से उठने को होता है, तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो अपने जगह पर रुक जाता है और वो भी डेविल स्माइल करने लगता है। वैदिक को मुस्कुराते हुए देखकर चित्रांग के अंदर आग लग जाती है। उसे वैदिक की मुस्कान इस वक्त जहर नजर आ रही थी। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जिसे सिया ने बहुत ही कस के पकड़ रखा था, जिसे देखकर चित्रांग का सारा गुस्सा एक पल में छू हो जाता है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है, जिससे उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल जाती है। उसके बाद वो सिया के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए वैदिक को देखता है, जिसके चेहरे पर भले ही शैतानी मुस्कान थी, लेकिन उसकी नजर सिया के हाथ पर ही थी। और ये कोई नोटिस करे या न करे, लेकिन इसे चित्रांग ने बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लिया था, और उसी का फायदा उठाते हुए चित्रांग कहता है, एक इंसान को जब एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के छूने या फिर ये कहे कि उसका रेप करके अपनी मर्दानगी साबित करनी पड़े, तो ऐसे मर्द को मैं मर्द नहीं समझता हूं। वो खुद को मर्द बताकर अपनी मर्दानगी साबित कर सकता है, लेकिन मैं उसे नामर्द ही समझूंगा। चित्रांग के मुंह से इतनी कड़ीड हुई बात सुनकर वैदिक की हाथों की मुट्ठी कस जाती है, और वो चित्रांग को गुस्से से देखने लगता है। उसे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि चित्रांग ऐसा कुछ भी कह सकता है। उसे तो अभी तक लग रहा था कि उसके इस जवाब के बाद चित्रांग के पास बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन तभी उसके कानों में फिर से चित्रांग की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वैदिक का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। चित्रांग आगे कहता है, या फिर एक लड़की से शादी करके उसके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करके मर्दानगी साबित की जाती है। अपनी ही पत्नी को पत्नी न मानक नौकर मानकर नौकरों की तरह उसके साथ पेश आना उसे मर्दानगी साबित होती है। इतना कह चित्रांग चुप हो जाता है, फिर थोड़ा रुक कर आगे कहता है, ओह, सारी गलती हो गई, ये मैंने थोड़ा गलत कह दिया, लेकिन अभी मैं इसे सही कर देता हूँ। नौकरों की तरह भी नहीं या उससे भी बदतर पेश आना ये मर्दानगी है। अपनी पत्नी को सबके सामने जलील करना, उस पर हाथ उठाना, उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर करना, और साथ साथ इस घर के नौकरों को भी उससे गंदा व्यवहार करने और उसे टॉर्चर करने के लिए कहना, या फिर अपनी प्रेग्नेंट बीबी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देना, क्या ये सब कुछ करके मर्दानगी साबित की जाती है? जो अपनी बीबी के निजी जरूरतों को, उसके कुछ नाम मात्र खर्चों को न पूरा कर सके या उसके ऊपर अपने चंद पैसों को न लुटा सके, तो पता ऐसे आदमी को मर्द नहीं नामर्द कहते हैं, जो कि आप है। चित्रांग की बातें जैसे सबके कानों में जा रही थीं, वैसे वैसे सबके फेस एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। जहां सुमन जी और दिशा की आंखों में नमी तैर जाती है, वहीं रघुवेंद्र जी, सार्थक, ईशा, वीर, जॉनी और पीटर के फेस पर कोई भाव नहीं था। लेकिन सिया को ये बातें सुनकर फिर से अपना अतीत याद आने लगता है, और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगता है, और साथ ही उसकी पकड़
चित्रांग के हाथों पर कस जाती है। वैदिक की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। उसे चित्रांग की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसी गुस्से के साथ अपनी जगह से खड़ा होकर चित्रांग के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी कठोर आवाज में कहता है, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? और शायद तुम भूल गए, जिस जगह तुम खड़े हो ना, वहां खड़े होने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। उसकी बात सुनकर चित्रांग वैदिक की आंखों में अपनी आंखें डालकर बिना डरे कहता है, मैं वो हूं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और मेरी औकात क्या है, मैं आपको जरूरी नहीं समझता हूं। चित्रांग की बेखौफ बातें सुनकर और उसे अपनी बातों का जवाब देते हुए देखकर वैदिक गुस्से से आगे कहता है, लगता है तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि पति और पत्नी के बीच हुई बातों या उनके पर्सनल मैटर में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए और ना ही उन्हें उनके बीच बोलना चाहिए। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग हंसने लगता है। इतने गंभीर समय में उसे हंसते हुए देखकर सबकी नजरें उसके ऊपर चली जाती हैं, लेकिन वैदिक को उसकी हंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। चित्रांग फिर अपनी हंसी को रोककर एक नजर पार्थ को देखता, फिर वैदिक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, मेरे सिस्टर के सो कॉल्ड हस्बैंड जी? वैसे भी आपको शर्म क्यों आएगी? आपने तो बेशर्मी की सभी हदें जो पाकर ली हैं। वैसे आपके भेजे में तब ये बात याद नहीं आई कि पति पत्नी के बीच तीसरे को नहीं आना चाहिए, या फिर आपके अंदर खुद तमीज नहीं थी? जब आपने अपने सो कॉल्ड असिस्टेंट को सिस्टर के घर भेजा था, उनके घर में आग लगाने के लिए और उन पर हाथ उठाने के लिए, वहां के लोगों के बीच उन्हें जलील करने के लिए, आपके असिस्टेंट ने जब उन पर हाथ उठाए, उन्हें घसीटकर उनके ही घर से निकला, तब आपने नहीं सोचा कि वो कौन होता है उन पर हाथ उठाने वाला? वो भी तो पति पत्नी के बीच तीसरा ही था। तब आपने नहीं सोचा ना? लेकिन अब मैं बता देता हूं वो कौन था मेरी नजर में। वो भी तीसरा ही था, जिसने उन्हें बेरहमी से पहले मारा, जमीन पर धक्का दिया, फिर धमकी देके उनसे उनके ही घर के पेपर्स पर साइन कराकर उन्हें उनके ही घर से निकाल दिया। जब सिस्टर नहीं जाने को तैयार हुई, तब उसने उन पर एक झूठा इल्जाम लगा दिया कि सिस्टर ने उनसे पैसे लिए हैं और उसके बदले में उन्हें अपना घर देने के लिए कहा है। इससे भी मन नहीं भरा था उसका, और आपका तो आप दोनों ने मिलके के उन्हें कैरेक्टरलेस ही साबित कर दिया। फिर वो अपने हाथ से सिया के हाथ को छुड़ाकर पार्थ के सामने जाके खड़ा होकर उसकी आंखों में आंख डाले कहता है, वैसे उस औरत का क्या नाम था? तभी पीछे से पीटर की आवाज आती है, बांस लीला। पीटर की बात सुनकर चित्रांग कहता है, वैसे लीला को कितने पैसे दिए थे तुम्हारे आदमियों ने ये कहने के लिए कि सिस्टर एक घर तोड़ने वाली औरत है और वो उनके पति के पीछे पड़ी हुई है, वो चरित्रहीन है? इतना कह चित्रांग चुप हो जाता है। चित्रांग की बात सुनकर पार्थ अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेता है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं है। वही चित्रांग की बात सुनकर सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि ये सब बातें तो उन्हें पता ही नहीं थी कि सिया के साथ ऐसा भी हुआ है। हाँ, उन्हें ये सब पता था कि वैदिक सिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, लेकिन उसने सिया के साथ ये सब कुछ भी कराया। उन्हें ये नहीं पता था। उनके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, लेकिन ऐसा क्यों किया और कब किया? पार्थ को चुप देखकर चित्रांग कहता है, आप चुप क्यों हैं मिस्टर असिस्टेंट? आप जवाब दीजिए। इतना कह वो चुप हो जाता है। जब पार्थ कोई जवाब नहीं देता है, तो चित्रांग खुद ही थोड़ी देर बाद उसे चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, ओ याद आया, आप कैसे जवाब दे सकते हैं? आपने तो वही किया ना जो आपके बॉस ने आपको करने के लिए कहा। आपने तो सिर्फ अपने बॉस की बात मानी है। इतना कह वो पार्थ के कंधे पर अपने एक हाथ से थपथपाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, होता है, होता है। अब आप कर भी क्या सकते हैं? आपका काम ही वही है, जो आपके बॉस कहेंगे आप वही करेंगे, आप उनके असिस्टेंट जो ठहरे। इतना कह वो पार्थ की आंखों में आंखें डाले एक डेविल स्माइल उसे पास करता है, लेकिन उसकी स्माइल ऐसी थी जैसे वो कह रहा हो, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत की है मैंने, मिस्टर असिस्टेंट। अब तुम देखो आगे मैं क्या करता हूं। तुमने एक आग लगाई थी, अब एक आग मैं लगाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई कीमती चीज दूर होती है तो कैसा लगता है। उसके आंखों में और उसके होठों की स्माइल देखकर पार्थ अपने हाथों की मुट्ठी और भी कस के भींच लेता है
जैसे उसे भी चित्रांग के स्माइल के पीछे की वजह पता चल गई हो। शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत कैटेज के अंदर एक कमरे में एक शख्स बड़ी सी चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 29 या 30 साल होगी। उसने बिजनेस सूट पहन रखा था। उसका चेहरा दीवार की ओर होने से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पीछे से ही देखने में उसकी पर्सनालिटी जितनी शानदार दिखाई दे रही थी, उतनी ही खतरनाक भी नजर आ रही थी। वो शख्स अपने सामने लगी दीवार पर लगातार एक फैमिली फोटो को घूरे जा रहा था, जो किसी और की नहीं बल्कि खुराना परिवार की फैमिली फोटो थी। फिर वो अपनी नजर उस फोटो पर से हटा के दूसरी ओर करता है, तो वहां पर भी 4 फोटो थी, जिसमें से एक फोटो वैदिक और सिया के शादी की थी, दूसरी फोटो वैदिक की थी, तीसरी फोटो में एक कपल के साथ सिया अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए हुए खड़ी थी। आखिरी और चौथी तस्वीर सिया के मुस्कुराते हुए चेहरे की थी। वो शख्स बहुत ही बारीकी से एक तक सिया की फोटो को देखते हुए अपने जेब से एक सिगरेट निकालकर उसे लाइटर से जलाकर अपने होठों से लगाकर कस भरने लगता है। तभी उस रूम में एक और शख्स आता है जो उसी के हम उम्र का लगभग था। उसकी हाइट 5 फुट 8 इंच लग रही थी। उसके लुक भी बहुत अच्छे थे। वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की पेंट और ब्लू कलर की शर्टीट कैरी किया हुआ था। साथ ही उसके शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका मस्क्यूलर सीना साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आके उस शख्स के पीछे खड़ा होकर सबसे पहले उसे ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग बॉस। लेकिन बदले में वो शख्स कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर वो अपना सर हिलाकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस शख्स फिर से कहता है, बॉस, एक बुरी खबर है, इसलिए मुझे आपको यहां पर बात करने के लिए बुलाना पड़ा। चेयर पर बैठा हुआ शख्स उस शख्स की बात सुनकर उसे अपनी तिरछी नजरों से देखता है, फिर सिगरेट का एक कस भरते हुए अपनी सर्द आवाज में उस शख्स से कहता है, बोलो राका। उस शख्स की आवाज इतनी डरावनी थी कि उसे सुनकर एक पल के लिए आया हुआ वो शख्स जिसका नाम राका था, वो भी सहम जाता है। लेकिन फिर वो अपने डर को साइड में करते हुए कहता है, बॉस, नरगिस से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लास्ट टाइम उसने जब कॉल किया था तो वो हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती थी, लेकिन किसी के आने की वजह से उसने बाद में बताने का कह कॉल रख दिया था। लेकिन उसके बाद उसने उस दिन से लेके अभी तक हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, और कल रात से हमारे आदमी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। उसकी बात सुनकर वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट को फर्श पर फेंककर अपने जूतों से मसलने लगता है। फिर वो अपनी डरावनी आवाज में कहता है, राका, तुम्हें क्या लगता है वो पकड़ी गई, या सच में उसे अभी तक टाइम नहीं मिला कि वो इंफॉर्मेशन दे सके? अपने बॉस की बात सुनकर राका कहता है, बॉस, मुझे नहीं लगता है वो पकड़ी गई है। उसे वहां गए हुए सालों हो गए हैं, और इतने सालों में वो कभी भी नहीं पकड़ी गई। यहां तक कि वो तब भी नहीं पकड़ी गई जब उसने 7 महीने पहले वैदिक पर अटैक कराया था। वो बहुत ही चालाकी से अपना काम करती है, तो उस पे किसी को शक हो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमने उसके फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वो खुराना मेंशन की ही नजर आ रही है। अगर वो पकड़ी गई होती तो वहां की लोकेशन नहीं आती। राका की बात सुनकर वो शख्स यानी राका का बॉस राका से सवाल करता है, तुम्हें पता है राका, मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट क्यों बनाया था? जिसके जवाब में राका कहता है, क्योंकि आपने मेरे अंदर वो स्किल्स देखी थी जो आपको अपने असिस्टेंट में चाहिए था, इसलिए हजारों लोगों के बीच में से आपने मुझे चुना था। राका की बात सुनकर वो शख्स हंसते हुए कहता है, चलो तुम्हें याद तो है। फिर अपनी सख्त आवाज में आगे कहता है, लेकिन मुझे आज वो नजर नहीं आ रही हैं। इस वक्त मुझे तुम केवल एक बेवकूफ नजर आ रहे हो। अपने बॉस के मुंह से पहली बार खुद के लिए बेवकूफ सुन के राका का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी उसके कानों में फिर से उसके बांस की आवाज पड़ती है, किसी और आदमी को वहां भेजकर पता करो क्या जैसा तुमने कहा है वैसा ही है, या फिर जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा है। और वो पकड़ी गई। अपने बॉस की बात सुनकर राका कहता है, एस बॉस। फिर धीरे से कहता है, बॉस एक और बात है, स्पीक। उसका बॉस राका की बात सुनकर बस एक शब्द कहता है, जिसे सुनकर राका बोलना शुरू करता है, बॉस।
हमारे आदमी जो मेंशन के बाहर उसकी पत्नी पर नजर रखते हैं, उन्होंने बताया कि परसों जब वैदिक खुराना की पत्नी हॉस्पिटल गई थी तो उसके पीछे हमेशा की तरह वीर भी उन पर नजर रखने के लिए गया था। लेकिन बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैदिक खुराना की पत्नी के लिए किसी लड़के ने पहले ही पूरे हॉस्पिटल को खाली करवा दिया था और उस हॉस्पिटल को भी खरीद लिया था। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे लगा शायद वैदिक खुराना ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर खरीदा हो। इसलिए मैं उस हॉस्पिटल की छानबीन की तो पता चला कि उसने नहीं खरीदा है। उस हॉस्पिटल को किसी लड़के ने ही खरीदा है, लेकिन उस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर वीर को एंट्री नहीं मिली, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो गया था और फिर उसने किसी को कॉल किया था। उसके कॉल करने के कुछ देर बाद ही परसों हॉस्पिटल में वैदिक खुराना भी आया था, पर वो अपनी पत्नी के पास नहीं गया। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। पहले हमारे आदमी को लगा वो अपनी पत्नी से ही मिलने आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो उसे दूर से ही देखकर चला गया। राका की बात सुनकर उसका बॉस कहता है, वैदिक खुराना बहुत ही चालाक है। वो जो भी करता है सामने से करता है, चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी। नरगिस ने जो प्लान बनाया था और जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन दी है, उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है? राका कहता है, बॉस, उस हिसाब से तो यही लगता है कि वो अपनी पत्नी को देखना तक पसंद नहीं करता है, तो अपनी पत्नी से प्यार करना तो दूर की बात है। राका की बात सुनकर उसका बॉस कहता है, ये तो मैं हर रोज सुन रहा हूं। मैंने इसलिए नहीं नरगिस को वहां भेजा था कि वो मुझे ये बताए वो किसे पसंद नहीं करता है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जिससे वैदिक खुराना को लगाव हो, उससे प्यार हो, उसे खोने से डरे। उसे वहां गए सालों हो गए, पर वो एक काम तक नहीं कर पाई उस मेंशन के अंदर रहकर। फिर हंसते हुए कहता है, राका, तुम्हें पता है, आज हमें उसकी एक कमजोरी जरूर मिल गई। अपने बॉस की बात सुनकर राका अपने बॉस को असमंजस से देखते हुए उनसे पूछता है, और वो क्या है बॉस? राका की बात सुनकर उसका बॉस यानी वो शख्स अपनी डरावनी आवाज में अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए राका से कहता है, राका, उसे अपनी बीवी से प्यार हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों से प्यार और लगाव जरूर है, और इसलिए तो वो ईशा को अपनी बीबी के चेकअप के लिए भेजता है। साथ ही उस वीर को भी उसने तभी से अपनी बीबी के पीछे लगाया है जब से वो प्रेग्नेंट हुई है, और ये बात उसे पता चली है, वरना उसके पहले तो उसने किसी को भी नहीं भेजा जब वो काम करने आती थी। और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई, उसने अपने सबसे खास आदमी को उसके पीछे भेज दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि उसकी कमजोरी जरूर उसके बच्चे हैं। अगर उसे अपने बच्चे से लगाव नहीं होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी भयानक और डरावनी थी कि उस कमरे के सन्नाटे को चीरते हुए उस कमरे में गूंज रही थी। इस वक्त उसकी हंसी किसी शैतान की तरह लग रही थी, जैसे किसी शैतान को उसका शिकार मिल गया हो और अपनी खुशी जाहिर कर रहा हो। हंस के अपने बॉस की भयानक हंसी सुनकर राका भी थोड़ा सहम जाता है, लेकिन उसके भी होठों पर शैतानी मुस्कान खिल जाती है अपने बॉस की बात याद करके कि उन्होंने अभी क्या कहा था। उन बातों को याद करते हुए राका अपने मन में खुद से कहता है, बॉस सच ही कहते हैं, अगर दुश्मन से लड़ना हो तो उसकी कमजोरी पर वार करना चाहिए। इसके बाद वो खुद ही अपने घुटने टेक देगा आपके सामने। और आज सालों बाद सच में बॉस को आखिरकार वैदिक खुराना की कमजोरी मिल ही गई, जिसे न जाने वो कब से खोज रहे थे। अब और भी मजा आएगा इस खेल में। तभी उसके बॉस की आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसकी वाइफ की डिलीवरी में कितना टाइम बचा है? बॉस, 1 महीना और बचा है, राका कहता है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। उसके बाद जाने की तैयारी करो। जी बॉस। इतना कह के राका वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो शख्स अपनी जगह से खड़ा होकर सिया और वैदिक की तस्वीर के सामने जाके उस पे हाथ फेरते हुए कहता है, आई एम बैंक वैदिक खुराना, अब वॉर सामने से होगा। आखिरकार तुम्हारी कमजोरी मुझे मिल ही गई। वैसे तुमने छुपाने की कोशिश तो बहुत ही की थी, पर कामयाब नहीं हुए। पहले मुझे बस शक था तुम पर, जब तुमने ईशा और वीर को सिया के पीछे लगाया था, लेकिन तुम्हारा आना मेरा शक को यकीन में बदल गया। अपने बच्चों को अगर बचा सकते हो
तो बचा के दिखाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम भी तड़पोगे अपने बच्चों के लिए, जैसे मैं तड़प रहा हूं अपनी। इतना कह वो चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आगे कहता है, लेकिन मुझे संभालने के लिए मेरे पास कोई था। तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है, न तुम्हारी पत्नी और ना ही तुम्हारा परिवार, और ना ही तुम पे अपनी जान छिड़कने वाला भाई। वो तो अब तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करता है। वैसे सब अपनी जगह पर सही भी है। आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है। तुमने एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अब मैं जो करूंगा उसके बाद तो ये सब लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। फिर तुम्हारा क्या होगा? वैदिक खुराना, तुम्हें बहुत घमंड है ना खुद पर कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन तुम इस बार हारोगे, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से हारोगे, जिसके बाद सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे और तुम देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तुम खुद में घुटोगे, और ऐसे ही हर रोज घुटोगे जब तक तुम्हें मौत नहीं आएगी। और जब ऐसा होगा तब मेरा भी बदला पूरा होगा। फिर वो शख्स सिया की तस्वीर को देखते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचना चाहता हूं, और ना ही मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहे वैदिक के अंश से है। फिर वो सिया के फोटो की ओर झुककर उसके माथे को चूम लेता है, और इसी के साथ उसके आंख से आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं, जिन्हें महसूस कर वो सिया की फोटो से जल्दी से दूर होकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, सिया, हमें जिस दिन पता चला कि वो लड़की तुम हो जिससे वैदिक की शादी हुई है, हमें भरोसा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ, जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जो करने जा रहे हैं उसके लिए तुम हमें माफ करना। हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। फिर वो शख्स बहुत नफरत के साथ वैदिक की फोटो को देखते हुए कहता है, लेकिन हम उस वैदिक खुराना को खुश होते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम उसके बच्चे को उससे दूर कर देंगे। फिर सिया की तस्वीर को देखते हुए वो शख्स कहता है, उसने तुम्हें भी बहुत दर्द दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे उस हर दर्द और आंसू का बदला लूंगा जो तुमने वैदिक के वजह से सहे और बहाए हैं। उसका भी हिसाब मैं करूंगा। फिर सिया की तस्वीर में उसके गाल को छूते हुए बहुत ही प्यार से कहता है, हम आ रहे हैं सिया, और जल्द ही आपसे मिलेंगे भी। हमें उम्मीद है कि आप हमें आज भी याद करती होगी। खुराना मेंशन। चित्रांग के मुंह से एक नई सच्चाई सुन के सभी लोग खामोश हो चुके थे। इस वक्त सभी लोगों के मन एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे सिया पार्थ को देखकर डर जाया करती थी, और जितना हो सके वो उससे दूर भागने की कोशिश करती थी। वहीं सुमन जी अपने मन सोचने लगती हैं। जब कभी एकांत में सिया उनके पास बैठी रहा करती थी, अगर वहां पर पार्थ किसी काम से आ जाया करता था तो वो कैसे उनके पास से भाग जाती थी। और तो और सिया पार्थ को कभी भी नजरें उठाकर नहीं देखती थी, और उससे भी बड़ी बात, सिया उसे हमेशा सर कहा करती थी, जबकि वो वीर को भैया कहती थी और उसे दूर भागती भी नहीं थी। लेकिन पार्थ से वो जितना हो सके दूर रहती थी, यहाँ तक कि वो पार्थ से जितना हो सके उतना दूरी बनाने की कोशिश करती थी। सुमन जी ये सब याद कर रही थी कि तभी उन्हें चित्र की बात याद आती है कि कैसे उसने कहा था कि पार्थ ने सिया पर हाथ उठाया। जैसे ही सुमन जी को ये बात याद आती है, वैसे ही वो कुछ और याद करने लगती है। तभी उन्हें याद आता है कि वैदिक और सिया के शादी के 11वें दिन सिया उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। सिया को ना देख वो कितना परेशान हो गई थी। उसके बाद वो वैदिक के रूम में जाती हैं। सिया को देखने की कही, उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं दिखती। जिसके बाद वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी उन्हें बाथरूम के डोर के खुलने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर सुमन जी अपने कदम रोक लेती हैं। फिर पलटकर उस ओर देखती हैं तो उन्हें सिया दिखाई देती है, जो बाथरूम में से बाहर आ रही थी। सुमन जी गौर से उसके चेहरे को देखती हैं तो उनकी नजर सिया के लाल आंखों और सूजे हुए चेहरे पर पड़ती है, जिसे देख वो बिना एक पल की देरी किए सिया के सामने जाके खड़ी हो जाती है और एक सांस में कहती हैं, सिया, आप कहाँ थी? हम आपको कल से खोज रहे हैं, लेकिन आप हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, और आज जब हमसे रहा नहीं गया है तो हम रूम में आ गए हैं।
ये सोचकर कि शायद आप कल से इस रूम में से निकली ही ना हो। कहते कहते सुमन जी नजर सिया के माथे और गालों पर पड़ती है। सिया के माथे पर चोट का निशान था और वहां से अभी भी खून रिस रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये ताजा जख्म है। फिर उनकी नजर सिया के गालों पर बने उंगलियों के निशान पर जाती है, जो लाल और काले रंग के हो चुके थे। सिया को इस हाल में देखकर सुमन जी के दिल में बहुत तेज दर्द होता है और वो सिया के हाथों को जल्दी से पकड़ती है। उनके ऐसा करते ही सिया के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुनकर वो तुरंत सिया के हाथ को छोड़कर उसके हाथों को देखने लगती है, तो उन्हें सिया के हाथों पर भी जख्म दिखाई देता है, जिसे देख सुमन जी घबराते हुए सिया से पूछती हैं, सिया, आपको चोट कैसे लगी? फिर कुछ सोचकर वो तुरंत कहती है, सिया बेटा, क्या ये सब कुछ वैदिक ने किया है क्या? उन्होंने तुम पर हाथ उठाया था? सुमन जी की बातें सुनकर सिया कुछ भी नहीं बोलती हैं, वो बस एक तक सुमन जी को देख रही थी। आखिर एक वही तो थी जो उसे बिना किसी स्वार्थ के पसंद करती थी, अपनी बेटी मानती थी, उसके लिए हमेशा वैदिक के खिलाफ जाती थी। सिया को जवाब न देते हुए देखकर सुमन जी सिया को जल्दी से सोफे पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हैं और फिर सिया के जख्मों को साफ करके उन पर दवा लगाती है। उसके बाद वो सिया माथे पर जल्दी से बैंडेड लगा देती है। फिर सिया के गालों पर एक दवा लगाती है, जिससे सिया के गालों की सूजन कम हो जाए और उसे ज्यादा दर्द न हो। सुमन जी इतना सब कुछ करके सिया से फिर पूछने लगती हैं, ये सब कैसे हुआ उसके साथ और उसे किसने मारा है? लेकिन सिया कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, वो बस खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। यहां तक सुमन जी को उससे पूछते पूछते 1 घंटा बीत जाता है, फिर भी सिया उन्हें कोई जवाब नहीं देती है। वो बस एक तक उन्हें देखे जा रही थी, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। सुमन जी को जब सिया से कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो उसका हाथ उठाकर अपने सर पर रखते हुए कहती हैं, सिया, आपको आपके माँ के सर की कसम है, हम तुमसे अब एक सवाल पूछेंगे। अगर तुम्हें हमारी परवाह होगी तो तुम हमें उसका सही सही जवाब दोगी। क्या वैदिक ने तुम पर हाथ उठाया और तुम्हारी ऐसी हालत हुई? फिर सिया के गालों पर अपने हाथ फेरते हुए रुंधी आवाज में कहती हैं, और तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा? सुमन जी का सवाल सुनकर सिया उन्हें देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। वहीं सुमन जी बहुत ही आस से सिया को देख रही थी कि वो उनके सवालों के जवाब दे। सिया को कुछ न बोलते हुए देखकर उनकी आंखों से आंसू सीधे सिया के हाथ पर गिरता है, जिसे महसूस कर सिया धीरे से कहती है, नहीं, उन्होंने हम पे हाथ नहीं उठाया। सिया का जवाब सुन सुमन जी सिया को हैरानी से देखती, फिर वो सिया की हालत देखते हुए कहती है, फिर तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या तुम हमें उसका नाम बताओगी? तुम्हारे साथ ये सब वैदिक ने नहीं किया तो किसने किया है? उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया तो किसने उठाया? सिया सुमन जी का फिर से सवाल सुनकर उन्हें देखते हुए अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, माँ, हमने आपको आपके एक सवाल का जवाब दे दिया है, अब हम किसी और सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, और ये सब जो भी हमारे साथ हुआ वो सब हमारी किस्मत ने हमारे साथ किया है। फिर अपने दोनों हाथों को सुमन जी के सामने जोड़कर कहती है, माँ, हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज अब आप हमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे, ना आज और न कल, और अब आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। माँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, हमें इस वक्त अकेले रहना है। इतना कह सिया उठकर बिना सुमन जी को देखे बालकनी में चली जाती है और बालकनी के गेट को लॉक कर फर्श पर बैठकर एक तक बाहर फैले उजाले को देखने लगती है, क्योंकि ये उजाला सिर्फ बाहर फैला हुआ था। उसके जीवन से तो इस उजाले का कोई लेना देना ही नहीं था। उसके जीवन में तो गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उसकी जो बची खुची उम्मीदें थीं, वो तो कल रात को ही वैदिक के बातों को सुनकर टूटकर चकनाचूर हो गई थी, और उसी के साथ उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती है, जैसे उसकी आवाज ही किसी ने छीन ली हो। और ये सच भी था, शायद यही से शुरुआत भी हुई थी सिया के खामोशी की, जिसे कोई नहीं समझ पाया था। सिया को इस तरह जाते हुए देखकर सुमन जी रोते हुए कहती हैं, तुम हमें बताओ या मत बताओ, लेकिन जिसने भी तुम पे हाथ उठाया है उसे हम नहीं छोड़ेंगे।
और हम खुद ही पता करेंगे कि आपको किसने थप्पड़ मारा है। और जब हमें पता चल जाएगा तो हम उसे 1 नहीं 10 थप्पड़ मारेंगे। इतना कह वो भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। और फिर उस दिन के बाद से उन्होंने उस बारे में बहुत पता किया, लेकिन उन्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन आज चित्रांग के मुंह से ये सुनकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर ये बात उसी दिन की होगी। सुमन जी अपने मन में ये सब कुछ याद करते हुए कहती हैं, इसका मतलब सिया पार्थ से इस वजह से डरती थी क्योंकि पार्थ ने इतना कह वो गुस्से से पार्थ को देखती है और अपने कदम पार्थ की ओर बढ़ा देती है। सुमन जी पार्थ के सामने जाके खड़ा हो जाती हैं और बिना कुछ सोचे जोर से एक थप्पड़ खींचकर पार्थ के गाल पर जड़ देती हैं। उस थप्पड़ की आवाज पूरे हाल में गूंज उठती है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि पार्थ का चेहरा भी एक ओर झुक जाता है। सुमन जी को पार्थ पर हाथ उठाते हुए देख हाल में मौजूद सभी लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। गुस्सा तो उन्हें भी आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन सुमन जी से नहीं हुआ। कोई उन्हें कुछ कहता या रोकता, उसके पहले ही वो लगातार पार्थ को थप्पड़ पर थप्पड़ कई थप्पड़ जड़ने लगी थी और उन थप्पड़ों को शोर हाल के सन्नाटे में गूंज रहा था। लेकिन पार्थ ने उन्हें एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। सुमन जी जब उसे मारकर थक जाती हैं, तब वो पार्थ के कॉलर को पकड़ते हुए अपने रूंधे हुए गले से उससे सवाल करती है, पार्थ, आप सिया के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिया ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उस पर हाथ उठाया? आपके हाथ एक बार भी नहीं कांपे। सिया पर हाथ उठाने में आप उन्हें किस चीज की सजा दे रहे थे? उन्होंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि आपने उन्हें चरित्रहीन ही बना दिया? उन पर हाथ उठाने से पहले आप यही सोच के खुद को उन्हें मारने से रोक लेते कि वो हमारी बेटी है। सुमन जी की बात सुनकर पार्थ इस बार भी खामोश ही रहता है। पार्थ अपना सर उठाकर एक नजर रोती हुई सिया को दिखाता है, फिर अपना सर नीचे झुकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते हैं ही उसके सामने वो सारे मंजर घूमने लगते हैं और उसके कानों में सिया की बिलखती हुई आवाज, सिया का उसके सामने गिड़गिड़ाना, सिया की तड़प घर छीन जाने पर, लोगों की बातें जो उन्होंने सिया को कही थी, उसके बाद सिया का आंसुओं से भीगा हुआ डरा हुआ मासूम सा चेहरा, सब एक एक कर उसे याद आने लगता है। और उसी के साथ वो अपने हाथों की मुट्ठी कस के भींचते हुए अपने मन में कहता है, हमें गलत फहमी हुई थी और उसी के चलते ये सब हो गया हमसे, जिसका पश्चाताप मुझे आज भी है कि मैंने एक मासूम पर अत्याचार किया। पार्थ को चुप देखकर सुमन जी उसके सीने पर मारते हुए कहती है, आप चुप क्यों हैं? हमें बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी उनसे क्या दुश्मनी थी या सिया ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दिया था कि आप इस हद तक चले गए? हमारे घर में इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। अरे वैदिक का तो हमें समझ भी आता है कि वो सिया से शादी नहीं करना चाहते थे। हमने उन्हें फोर्स किया सिया से शादी के लिए, इसलिए वो सिया को नहीं पसंद करते हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन आप पार्थ, आपने ऐसा क्यों किया हमारी बेटी के साथ? हमें जवाब दीजिए। पार्थ इस बार भी बस खामोश खड़ा रहता है। उसे चुप देखकर सुमन जी गुस्से से एक बार फिर से उसे खींच के 2 थप्पड़ जड़ देती है। उसके बाद अपनी गुस्से से भरी आवाज में उसका नाम लेती है, मिस्टर पार्थ जिंदल। सुमन जी के मुंह से पार्थ का पूरा नाम सुनकर सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब सुमन जी ने उसे उसके पूरे नाम से बुलाया था। और उनके मुंह से अपना पूरा नाम सुनकर पार्थ भी अपनी नजरें उठाकर सुमन जी को देखता है और उसे अंदाजा भी था कि सुमन जी ने उसका नाम ऐसे क्यों लिया। लेकिन वो उस पर भी कुछ नहीं कहता है, बस एक तक उनकी आंखों में देखते रहता है। सुमन जी उसे खुद की ओर देखते हुए पाकर कहती हैं, तुमने आखिर में अपना असली चेहरा दिखा ही दिया और साबित भी कर दिया कि। सुमन जी ने अभी इतना कहा ही था, तभी उनके कानों में वैदिक की गुस्से से भरी आवाज आती है, मॉम। वैदिक की गरजती हुई आवाज सुनकर सुमन जी अपने गुस्से से भरी आंखों से एक नजर उसे देखती है, जो उन्हें आगे कुछ भी कहने से मना करने का इशारा करता है या फिर उन्हें आगे कुछ भी न बोलने के लिए वार्न कर रहा था कि अब वो चुप हो जाए और आगे एक शब्द भी ना कहे। लेकिन सुमन जी उसे इग्नोर कर पार्थ के कॉलर को पकड़े हुए ही आगे कहती हैं,
जैसे उन्हें अपने सामने अपने पति और बच्चों की मासूमियत नजर नहीं आई। वैसे ही आपको भी अपने गुस्से के आगे सिया की मासूमियत नजर नहीं आई। आपने जो सिया के साथ किया है ना, हम उसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। इतना कह सुमन जी पार्थ को पीछे की ओर धक्का देती है। सुमन जी के धक्का देते ही पार्थ लड़खड़ा कर गिरने को होता है, लेकिन वो गिरता उसके पहले ही वैदिक उसे संभाल लेता है और पार्थ को देखता है, जिसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का सदमा लगा है और अब उसे किसी चीज का होश ही न हो। वही पार्थ के कानों में बस एक ही बात बार बार गूंजे जा रही थी, तुम भी अपनी मां की ही तरह निकले। और इसके आगे उसने सुमन जी के शब्द जैसे सुने भी न हो। पार्थ को इस तरह से देखकर हमेशा पार्थ से लड़ने और उस पर चिल्लाने वाली ईशा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया था कि पार्थ अपने होश में नहीं है, उसे सदमा लगा है, जिसे देख उसे गुस्सा आता है और वो तुरंत पार्थ के पास जाके उसे वैदिक से दूर कर गुस्से से कहती हैं, इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो वैदिक, और ये आज जो भी हो रहा है वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना कह ईशा वीर को देखकर कहती है, वीर भाई, छोटे को उसके रूम तक ले जाने में आप मेरी हेल्प करो। ईशा की बात सुनकर वीर तुरंत पार्थ के पास आता है। फिर वो और ईशा दोनों ही पार्थ को लेके उसके रूम की ओर बढ़ जाते हैं। उनके जाने के बाद वैदिक चित्रांग की ओर देखता है तो पाता है चित्रांग अपने होठों पर शैतानी मुस्कान ली उसे ही देख रहा था। चित्रांग की मुस्कान वैदिक के गुस्से में घी डालने का काम करती है। वैदिक उसकी आंखों में देखते हुए जैसे आंखों से ही चित्रांग से कह रहा हो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चित्रांग भी उसके भाव को समझते हुए वो भी वैदिक से आंखों ही आंखों में कहता है, पहले मेरे वार से बचकर तो दिखाइए, फिर आप ये कहिएगा ये सब किसकी वजह से हुआ है, किसकी वजह से नहीं। इतना कह चित्रांग अपनी आई विंक करता है। तभी एक बार फिर चटाक की आवाज हाल में गूंज उठती है और उसी के साथ वैदिक के हाथों की मुट्ठी भी भींच जाती है और साथ ही उसका सर भी एक ओर झुक जाता है, क्योंकि सुमन जी ने वैदिक के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। और अचानक ऐसा होने पर वैदिक का सर एक ओर झुक जाता है, साथ ही वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भी भींच लेता है, क्योंकि ये दूसरी बार था उसकी लाइफ में जब सुमन जी ने उस पे हाथ उठाया था। लेकिन वैदिक जल्द ही सुमन जी की ओर देखता है पर कहता कुछ भी नहीं है। सुमन जी वैदिक को थप्पड़ मारने के बाद गुस्से से कहती हैं, वैदिक आप और कितना गिरेंगे? आपको क्या मिला था सिया के साथ ऐसी हरकत करके? आखिर सिया ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था आपका जो आप इस हद तक गिर गए? हम मानते हैं हमने आपकी शादी जबरदस्ती सिया से कराई, लेकिन उसके पीछे भी कारण था। हम नहीं चाहते थे कि सिया की जिंदगी खराब हो जाए। अगर उस दिन आप नशे में उनके साथ जबरदस्ती नहीं करते तो हम कभी भी आपको सिया से शादी के लिए मजबूर नहीं करते। हमें उस वक्त यही सही लगा था, इसलिए हमने आप दोनों के शादी का फैसला ले लिया। अगर आप दोनों के बीच ऐसा नहीं होता तो हम कभी भी ये फैसला नहीं करते। जैसे आप सिया से शादी नहीं करना चाहते थे, वैसे ही सिया भी आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। सिया ने हमें मना किया था, लेकिन हमें ही नहीं पता क्या हुआ था कि हमने उसकी बात नहीं सुनी, उल्टा उसे ही आपसे शादी करने के लिए मना लिया। हमें ये लगा था कि अगर आप दोनों साथ होंगे तो सिया की मासूमियत को देखकर आप पिघल जाएंगे और आप दोनों का रिश्ता भी सुधर जाएगा। आप उन्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा देंगे। लेकिन हम गलत थे, जिसका एहसास आपने हमें बहुत ही अच्छे से दिलाया है। हमें पहले लगा आप सिया से शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए गुस्सा है और इसी वजह से सिया के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आपका गुस्सा जब शांत होगा तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही और बीत गए। फिर जब हमें पता चला सिया पेट से है, तो आपको पता है वैदिक उस दिन हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हम ये सोचकर खुश थे कि ये बच्चा आप दोनों के रिश्ते को एक नया मोड़ देगा। आपको जब इस बारे में पता चलेगा तो आप सब कुछ भूलकर सिया के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन हम फिर से गलत साबित हो गए। और देखिए ना, धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। सब कुछ बदला, बस आप नहीं बदले। आप आज भी वही है जहां आप 8 महीने पहले खड़े थे।
अब हमें सिर्फ पश्चातावा ही होता है इस बात का। काश कि हम आपकी शादी सिया के साथ नहीं करते। काश हम सिया की बात मान लेते, आपकी बात मान लेते, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी। फिर कुछ देर रुक के आगे कहती है, अगर सिया की शादी आपसे नहीं हुई होती तो आज उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती। हमें सिया की शादी किसी और से करनी चाहिए थी जो सिया का सम्मान करता, उसे अपनी पत्नी मानता। ये सब कहते हुए सुमन जी की आंखों से बेहिसाब आंसू गिरने लगते हैं। फिर भी सुमन जी अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहती हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। इतना कह सुमन जी अपने आंसू साफ करती हुई आगे कहती है, कोई बात नहीं है, हमने ही आपकी शादी कराई है ना, अब हम ही इस शादी को भी तोड़ेंगे। वैदिक, आप इस शादी को नहीं मानते हैं और ना ही सिया को अपनी पत्नी मानते हैं, इसलिए हम आज खुद आप दोनों का रिश्ता खत्म करते हैं। वैदिक, आज से आप और सिया दोनों ही इस रिश्ते से आजाद हैं। सुमन जी ने अभी इतना ही कहा था कि तभी वैदिक, जो शांति से सुमन जी की बातें सुन रहा था, वो शादी तोड़ने वाली बात सुनकर अपनी डरावनी और दमदार आवाज में कहता है, मॉम, सिया मेरी पत्नी है और रहेंगी, और आप इस रिश्ते को कभी भी खत्म नहीं कर सकती हैं। वैदिक की बात सुनकर सुमन जी वैदिक को घूरते हुए कहती हैं, काश आपने ये बात पहले बोली होती वैदिक, लेकिन अब आपके मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आपको पहले हमारे कहने से फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए अब से आप दोनों साथ नहीं रहेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक उनकी आंखों में देखते हुए बहुत ही पागलपन और जुनूनियत के साथ अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, मॉम, आपने सुना नहीं लगता है मैंने जो कहा, इसलिए फिर से कहता हूं, सिया मेरी पत्नी है और उसे कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता है, और जो भी मुझे मेरी जान से दूर करने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। इतना कह वो चित्रांग को देखते हुए आगे कहता है, या फिर वो कोई और ही क्यों ना हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं जो मेरे और मेरी जान के बीच में आएगा। वैदिक की बातों से सिया के लिए झलक रहे उसके पागलपन को देखकर एक पल के लिए सुमन जी भी सहम जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो उसे क्या जवाब दे। उन्हें जवाब न देते हुए देखकर चित्रांग वैदिक के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो उसकी आंखों में देखते हुए अपनी आंखों में चमकली कहता है, ओह, ऐसा है क्या? क्या वो सच में आपकी पत्नी है? चित्रांग की बात सुनकर वैदिक उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें अभी भी शक है? अगर है भी तो तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम दूर रहो मेरे मैटर से, और एक बात याद रखना, तुम हमेशा आज ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो आगे बढ़कर तुरंत वैदिक के कॉलर को पकड़ते हुए बहुत गुस्से से भरी अपनी तेज आवाज में कहता है, ये सब जो भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, और आज जो भी हुआ है इन सब के जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूं। चित्रांग के कॉलर पकड़ने और उसकी बातों को सुनकर वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें खून की तरह एकदम से लाल हो जाती हैं और उसी के साथ वो भी चित्रांग के कॉलर को पकड़ लेता है। फिर वैदिक अपनी कठोर मगर डरा देने वाली आवाज में कहता है, कॉलर छोड़ो मेरा, वरना तुम्हारे हाथ दोबारा कुछ पकड़ने लायक नहीं बचेंगे। चित्रांग वैदिक की बातों को इग्नोर करते हुए उससे अपनी बात कहता है, आप किस बात की सजा दे रहे हैं सिस्टर को? उनके साथ उस दिन से लेके आज तक जो भी हो रहा है ना, उसके कारण आप है, सब कुछ आपके वजह से हो रहा है। वो आप ही थे जिन्होंने सिस्टर के साथ जबरदस्ती की थी, उन्होंने आपके साथ नहीं किया था। उन्होंने आपसे नहीं कहा था कि आप अपने असिस्टेंट को भेज के उनका घर जला दीजिए, आपने ऐसा खुद से किया था अपने असिस्टेंट को भेजकर। आप मुझे बताइए, क्या उन्होंने आपको खुद से शादी करने के लिए कहा था, या फिर वो कभी आपके पास कहने गई कि आप उन्हें अपना लीजिए? अगर वो कहती भी तो क्या आप उन्हें अपनाते? आप नहीं अपनाते तब भी आपका जवान ना ही होता। अरे, आप उन्हें अपनाते भी कैसे? आपको उनको नीचा दिखाने से फुर्सत मिलती तब ना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने आज से पहले क्यों नहीं कहा कि वो आपकी पत्नी है? जब भी आपके घर में कुछ भी होता था, सारी फैमिली एक साथ रहती थी, तो वो क्यों नहीं रहती थी? क्या तब वो आपकी पत्नी नहीं थी?
इतना कह चित्रांग वैदिक को देखता है जो बहुत ही गुस्से से उसे देख रहा था, जिसे देखकर चित्रांग आगे कहता है, तब भी थी ना वो आपकी पत्नी, और वो इसी घर में रहती थी ना, तो फिर आपने उन्हें पूरी दुनिया के सामने क्यों नहीं स्वीकार किया, या फिर पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं, आपकी एक पत्नी है। और तो और जब वो प्रेग्नेंट हुई तब क्यों नहीं एक बार सोचा उनके बारे में, वो कैसे इस हालत में अकेले रहेंगी। जब आपने उनसे उनका घर छीना तब आपको याद नहीं आया कि वो आपकी पत्नी है, या फिर तब याद नहीं आया जब वो इस घर की एक मेंबर होके भी नौकरों की तरह जिंदगी जी रही थी। चित्रांग की बातों को सुनकर वैदिक का पारा गुस्से से हाई हो जाता है, और इसीलिए वो चित्रांग को बीच में रोकते हुए ही बहुत ही तेज आवाज में उस पर चिल्लाते हुए वैदिक कहता है, चुप, एकदम चुप। अब एक और शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, सच्चाई सुनी नहीं जा रही है? नहीं सुनी जा रही है तो भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं सबकी तरह आपसे डरता नहीं हूं। आप एक बार बोल देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। चित्रांग जैसे ही इतना कहता है तभी उसके मुंह पर वैदिक एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से चित्रांग वैदिक के कॉलर को छोड़कर 2 कदम पीछे की ओर हो जाता है, लेकिन वो भी तुरंत रिएक्ट करता है और आगे बढ़कर वैदिक के मुंह पर वो भी पंच जड़ देता है और उसी के साथ कहता है, आप सिस्टर के लायक हैं ही नहीं। सच कहा आंटी ने, आपको उनसे अलग करना ही पड़ेगा, तभी वो खुश रहेंगी। चित्रांग की बात पूरी होते ही फिर से एक पंच वैदिक उसे जड़ देता है और कहता है, तुम कल के आए लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुम बताओगे कि जान मेरे साथ रहेगी या नहीं? उसकी बात सुनकर चित्रांग भी उसे मारते हुए कहता है, हाँ मैं बताऊंगा, बताऊंगा ही नहीं, आप दोनों का डाइवोर्स भी कराऊंगा और उन्हें अपने साथ लेके भी जाऊंगा, जहां आपकी परछाई भी उन तक न पहुंच पाए। चित्रांग की बात सुनकर वैदिक फिर से उसे मारता है, लेकिन इस बार चित्रांग उसके वार को रोक देता है, फिर खुद उस पर वार करता है, जिसे वैदिक बहुत ही आसानी से रोक देता है, और देखते ही देखते वैदिक और चित्रांग दोनों में ही हाथापाई शुरू हो जाती है। चित्रांग वैदिक पर हाथ उठाते हुए वैदिक को उसकी गलतियां गिनवा रहा था और उसे सिया से दूर रहने के लिए बार बार कहे जा रहा था, और वैदिक उसकी बात सुनकर गुस्से से उबलते हुए उसके वार को रोकते हुए और उस पे वार करते हुए ही चित्रांग से कहता है, और वो भी बहुत ही धीरे से, जिसे सिर्फ चित्रांग ही सुन सकता था, जान मेरी है और वो मेरे पास ही रहेगी। और क्या कहा तुमने, मैंने किसी के सामने अपनी पत्नी क्यों नहीं माना? तो तुम मुझे ये बताओ, मैंने पूरी दुनिया के सामने ये कब कहा कि जान मेरी पत्नी नहीं है? मैंने सिर्फ एक गलती की है। फिर डेविल स्माइल कर चित्रांग के कान के पास झुकते हुए कहता है, लेकिन वो भी एक बहुत ही खूबसूरत गलती थी, और उसी गलती का नतीजा है कि जान मुझे मिली, और अब मैं उसे अपने पास रखने के लिए ऐसी गलती एक बार नहीं बल्कि 1000 बार करने को तैयार हूं। और तो और मैं बहुत खुश भी हूं कि मैंने वो गलती की, लेकिन मुझे बस दुख इस बात का है कि मैं उस वक्त में होश में नहीं था। इतना कह वो अपनी आई विंक कर देता है। उसके बाद चित्रांग को उकसाते हुए आगे कहता है, काश मैं अपने पूरे होश में होता तो बात ही कुछ और होती। वैदिक की बात सुनकर चित्रांग अपनी आंखें गुस्से से बंद कर लेता है, फिर तुरंत खोल वैदिक को अपनी जानलेवा नजरों से देखते हुए अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहता है, वैदिक खुराना, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इतना कहे वो फिर से वैदिक के ऊपर हाथ उठा देता है। इसी के साथ वो दोनों फिर से भीड़ जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे के खून और जान के प्यासे हैं, और एक दूसरे का सारा खून बहा और जान लेके ही शांत होंगे। देखते देखते ही हाल का सत्यानाश हो जाता है। वैदिक और चित्रांग के लड़ने की वजह से उन दोनों को ही किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की थी, और उन्हें देखकर कहीं से लग भी नहीं रहा था कि कोई उन दोनों को रोकने वाला है। उसके विपरीत रघुवेंद्र जी दोनों को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। रघुवेंद्र जी के भाव ऐसे थे जैसे उनके मन में उन दोनों को लड़ते हुए देखकर कुछ और ही चल रहा था। वहीं सिया, वो तो चित्रांग के मुंह से सारी बातों को सुनकर दंग रह जाती है, और सबसे ज्यादा तो तब हैरान होती है जब चित्रांग ने उसके घर की जलने वाली बात कही थी
और उसी के साथ उसके आंखों के सामने सुमन जी की वेडिंग एनिवर्सरी के दिन से लेके आज तक जो भी हुआ था सब कुछ एक पिक्चर की तरह चलने लगा था, जिसे याद कर उसकी आंखों से आंसू भी पानी की तरह बहने लगता है। उसे तो अब ये होश ही नहीं था कि उसके लिए वैदिक और चित्रांग आपस में लड़ रहे हैं और उन्होंने हाल को जंग का मैदान बना डाला है। चित्रांग की बात सुनकर के सिया को अपने अतीत की बातें यादें एक बार फिर से याद आने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। वो सब याद कर सिया का सर भारी होने लगता है और उसी के साथ उसके सर में एक बहुत ही तेज दर्द की लहर उठती है। उसी के साथ सिया को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास की सारी चीजें गोल गोल घूम रही है। जब उससे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेती है और उसी के साथ उसके मुंह से एक तेज आह की चीख निकलती है, जिसके बाद सिया बेसूध होके गिर जाती है। आगे क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले भाग को